आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी हुई। मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। केस को क्लब करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रोकने के आदेश से इनकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को होनी है। वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में चले जाने के बाद मनीष कश्यप ने मदुरई कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया है। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां रामनवमी के दौरान हिंसा में मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट 17 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट दंगों के मामले की जांच पर सुनवाई करेगा और याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से दायर की गई है। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। संगठन ने संपत्ति के नुकसान के लिए हर्जाने की मांग की है और साथ ही हिंसा प्रभावित राज्यों से रिपोर्ट तलब करने की मांग की है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संगठन ने हिंदुओं की शोभा यात्रा को नहीं रोकने की मांग की है। मुस्लिम बहुल इलाका बताकर इसे नहीं रोकने की मांग की। वाराणसी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत मामले में आरोपी समर सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट में पेशी से पहले समर सिंह ने अदालत से वीसी के जरिए पेशी की अपील की थी। उसने पिछली पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में धक्का मुक्की और विरोध का हवाला दिया और खुद को डरा हुआ बताया था। इसके बाद कोर्ट ने उसकी अर्जी स्वीकारते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अनुमति दी है। समर सिंह ने जेल अधीक्षक के जरिए प्रार्थना पत्र कोर्ट को भिजवाया है और कोर्ट ने उसकी अपील स्वीकार कर ली है। आज दोपहर 2:15 बजे उसकी वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी हुई और थोड़ी देर में कोर्ट पुलिस रिमांड पर फैसला सुना सकता है। और चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोबारा ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव। लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर ईडी उनसे पूछताछ करेगी। जो बड़ी खबर है कि दोबारा ईडी ऑफ दफ्तर पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और लंच ब्रेक का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। एक बार फिर से वो पहुंचे दफ्तर। करीब 1 घंटे बाद फिर से पूछताछ होगी। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ चल रही है और लंच से पहले भी 3 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। और यह भी जानकारी आप रखें कि इससे पहले 25 मार्च को सीबीआई ने तेजस्वी से इसी मामले में पूछताछ की थी। इसी मामले में ईडी ने तेजस्वी की बड़ी बहन और आरजेडी सांसद मीसा भारती से भी करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई और ईडी के अधिकारी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर चुके हैं। हालांकि इस केस में तेजस्वी यादव का नाम एफआईआर में नहीं दर्ज है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इस मामले की तफ्तीश के दौरान, सर्च ऑपरेशन के दौरान हमने कई महत्वपूर्ण सबूतों और दस्तावेजों को जब्त किया था। लिहाजा उसी मामले में आगे की तफ्तीश और उन दस्तावेजों और सबूतों की सत्यता जांचने के लिए और विस्तार से जानकारी के लिए तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने लालू परिवार पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसे कोई बचा नहीं सकता। आपको जवाब देना चाहिए उन मुद्दों का। क्या ये बात सही नहीं कि आप एक इन्फो सिस्टम के मालिक हैं, आप एबी एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं? तो ये बताना पड़ेगा ना कि आखिर आपने कैसे 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का जो आज मकान है उसका मालिक कैसे बन गए? इन बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कीजिएगा, भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहिएगा और कहिएगा हमको फंसाया जा रहा है। अगर लालू यादव को कोई बचा नहीं पाया, जिस देवगौड़ा को लालू यादव ने प्रधानमंत्री बनाने में मदद किया वो भी लालू यादव को बचा नहीं पाए और चारा घोटाले के 4 मामलों में लालू यादव को सजा हो गई। तो देखिए, अगर आप गलत काम करेंगे, अगर भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहेंगे तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। और सीएम नीतीश से जुड़ी बड़ी खबर, आज शाम दिल्ली जा सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। विपक्ष के नेताओं से हो सकती है मुलाकात। हाल ही में खड़गे ने फोन पर बात की थी। विपक्षी एकता की कवायद तेज करने की एक कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सीएम नीतीश ने बजट सत्र के बाद दिल्ली जाने के संकेत दिए थे। दिल्ली में लालू प्रसाद से इनकी मुलाकात हो सकती है। नई शिक्षक नियमावली का विरोध शुरू हो चुका है। अब शिक्षक के बाद एसटेट अभ्यर्थियों ने भी आरजेडी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
अभ्यर्थियों ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब आयोग से परीक्षा ही लेनी थी तो 4 साल तक क्यों बहाली लटकाई गई। अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी, महागठबंधन सरकार के किले को ढा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से बात की रजनीश कुमार ने। नई शिक्षक नियमावली आते ही लगातार विरोध जारी है। एक तरफ राज्य भर के नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं, वहीं एस्टेट अभ्यर्थी भी अब आरजेडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। साथ ही जो नियमावली है उसको फाड़ कर विरोध कर रहे हैं, मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये विरोध किस लिए? कल जो नियमावली आई है 2023 नियमावली, उसमें काला फरमान है कि एग्जाम हम लोग STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा दे के आए, सरकार ही ली है तो फिर एग्जाम किस बात की। यह बहाली फंसाने के लिए और 2025 तक ले जाने के लिए नियमावली आई है। हम लोग इसका काल विरोध करते हैं और सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले, अन्यथा हम लोग कल सड़क पे उतर रहे हैं। आज अगर वापस नहीं हुई तो हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं, चाहे जो हो, यह काला फरमान नहीं चलेगा। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, बर्दाश्त सब बाहर है। गरीब दलित बुजुर्गों के बच्चों को योग्य शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, एग्जाम के बहाने 2025 ले जाइएगा। बर्दाश्त सब बाहर है। होश में आइए, होश में आइए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये चेतावनी साफ तौर से दी जा रही है। ये बताइए, अल्टीमेटम भी कुछ दे रहे हैं, चूंकि अब तो आयोग की तरफ से परीक्षा ली जाएगी। नहीं, देखिए, ये जो नियमावली भावी शिक्षकों के लिए आया ही नहीं है, जो कार्यरत शिक्षक है उनके लिए आया है। जब एग्जाम ही लेना था तो 4 साल से क्यों लटका कर रखे? अति शीघ्र जल्द लाठी से डंडा से पिटाया गया हम लोग को। अब कह रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे 4 साल के बाद। आपको दिमाग का खुला है? ये कौन सा तरीका है? जान मार दीजिए सीधे। क्या कहना चाहते हैं कि पहले बता देते एस्टेट और सीटेट बीटेट नहीं करना पड़ता? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 4 जब वही करना था तो हम लोग तैयारी करते सर। 4 साल के बाद फरमान लाते हैं कि हम BPSC के द्वारा देंगे, 3 बार मौका देंगे। बारे बार BPSC में 7 बार मिलता है। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार यादव। ये बताइए, अब तो नियमित टीचर कहलाएंगे, सरकार ये कह रही है। महोदय, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। हम विज्ञापन के अनुसार 4 बार परीक्षा देके मेरिट में है। अब नियुक्ति पत्र लेने की बारी है तो कह रहा है कि BPSC से एग्जाम देंगे। हम IIT से पढ़े, कौन परीक्षा से डर रहे हैं क्या? लेकिन फिर हमको 4-5 साल झोंकना चाहती है सरकार। आर पार की लड़ाई होगी और तेजस्वी यादव लंका ढा देंगे। यदुवंशी खानदान से हो और समझ लेना, मोड़े मोड़ पराजित करेंगे। इस राज्य में जहाँ बैनर पोस्टर मिलेगा वहीं आग लगा देंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार, IIT से पढ़ा हूँ। सरकार कह रही है कि हमने बहुत कुछ कर दिया, अब तो 3 लाख बहाली करने की हम तैयारी कर रहे हैं। अरे ये कुछ नहीं कि बेवकूफ बनाए, हम लोग को बेवकूफ बनाया गया। बात है नियुक्ति पत्र मिलेगी तो अब कह रहे हैं कि आयोग से परीक्षा लेंगे। ये कौन सी बात हो गई? हम लोग 4 साल से नियुक्ति के पत्र की बात कर रहे थे, अब नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, अब फिर से परीक्षा दीजिए। अरे तब पहले से हम लोग परीक्षा नहीं दिए थे, मेरिट में बिना परीक्षा के आ गए। अरे आप ही ने परीक्षा लिए थे, आप ही ने मेरिट दिए हुए हैं। आनंद किशोर से आकर पूछिएगा, वही हम लोग को मेरिट ला के दिए हुए हैं। आयोग से परीक्षा नहीं देंगे आप लोग? अरे भाई, हम लोग परीक्षा आप कुछ से ले लीजिए, लेकिन जो परीक्षा वाले ले चुके हैं, जो मेरिट बना के दे चुके हैं, उसका क्या करें? उसको बताइए क्या करें। मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह। बिल्कुल, तो अभ्यर्थी यही सवाल पूछ रहे हैं कि पहले हमने B.Ed कर लिया, उसके बाद एस्टेट कर लिया, और जो प्रारंभिक वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम DLED कर लिए, B.Ed कर लिए, सीटेट कर लिए, बीटेट कर लिए। अब भला आयोग से किस प्रकार की परीक्षा? सरकार अगर पहले बता दी होती तो हम लोग इतनी फजीहत नहीं झेलते। जाहिर है आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हुआ है और फिर से लगातार आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है कि हम अगर सरकार वापस नहीं लेती है अगर नई नियमावली, तो हम जो है चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर है रोहतास के डेहरी से। डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक युवक को 15 लाख से अधिक कैश के साथ गिरफ्तार किया है। बैग से 15,45,000 कैश बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया शख्स झारखंड के गढ़वा का रहने वाला है। इसकी पहचान कांडी थाना क्षेत्र निवासी अभिषेक सोनी के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार युवक को आरपीएफ की टीम ने आयकर विभाग को सुपुर्द कर दिया है। इससे पूछताछ की जा रही है। पटना सिटी के आलमगंज में कैश वैन से 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार होने के मामले की जांच तेज हो गई है। कैश वैन के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में कैश जमा करने के दौरान ड्राइवर 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस ने ड्राइवर सूरज की गिरफ्तारी के लिए जहानाबाद में छापेमारी की। हालांकि उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। एफएसएल की टीम फिंगरप्रिंट की भी जांच कर रही है और मामले में डॉग स्क्वाड की टीम की मदद ली जा रही है। पुलिस मामले में कैश कंपनी के कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वो सीसीटीवी हम लोगों ने चेक करवाया, उससे उसकी पुष्टि होती है कि उसी का इन्वॉल्वमेंट है।
और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और जल्दी वो लोग पकड़े जाएंगे। ड्राइवर का नाम सूरज है, जहानाबाद का रहने वाला है और हम लोग अभी पता करवा रहे हैं। उस तरफ जहानाबाद में भी रेड हुई है। यहाँ पे कैश वैन को हम लोगों ने एफएसएल की टीम बुला के फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने की कोशिश की है। चलिए मौसम की जानकारी हम आपको बताते चलते हैं। इस साल सामान्य से कम बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है और अनुमान जो है उसका जो प्रतिशत है वो 96% बारिश का अनुमान है। जून से लेकर सितंबर तक कम बारिश की आशंका है। जून से सितंबर तक औसत से 17% कम बारिश होगी। हालांकि इधर खरीफ की फसल के लिए महीना काफी महत्वपूर्ण होता है और 4 साल बाद इस साल बारिश हो सकती है। कम बारिश से फसल उत्पादन पर असर पड़ सकता है। एक बड़ी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से कि इस बार जो बारिश है, इस बार जो मानसून है, उसके कमजोर रहने की आशंका है। The southwest monsoon seasonal rainfall during June to September 2023 for the country as a whole is likely to be 96% of the long period average with a model error of plus minus 5%. When I say 96%, it comes under the normal rainfall category for the country as a whole. If you look at various categories, if the seasonal rainfall is more than 110%, it is called as excess rainfall. If it is 105 to 110%, it is called as above normal rainfall. सासाराम में एक बार फिर आग ने कहर ढाया। करगहर के घोड़ी में गेहूं के खेत में आग लगने से नुकसान हुआ है। कई बीघे में लगी फसल राख हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग अपनी फसलों को जलते देखते रहे और बुझाने का कोई उपाय उन्हें नहीं सूझा। काफी देर बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि किसी ने गेहूं के डंठल में आग लगा दी थी, इससे आग फैलती चली गई। करगहर में भी कल आग लगी थी। सासाराम से अलग वैशाली की तस्वीरें, जहां महुआ के जलालपुर गंगटी में भी आग लग गई, जिसमें कई घर जलकर राख हो गए। आग से अब तक करीब 1 दर्जन घरों के जलने की खबर है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है, लेकिन इस भीषण अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। छपरा के कचहरी स्टेशन के यार्ड में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। कचहरी स्टेशन के पीछे काफी दूर तक जंगल और झाड़ी है, जिसमें अक्सर आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं। फिलहाल आग की वजहों का पता नहीं चल पाया है। आज बिहार में कई जगहों पर आग का कहर देखने को मिला, जिसपे जानमाल को नुकसान हुआ है। हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, दूसरी और तीसरी तस्वीर गया और नवादा की है, चौथी तस्वीर जहानाबाद की है। और ये तस्वीरों को आप देख सकते हैं आग कितनी भयावह तरीके से लगी है और शहर शहर आग का कहर दिख रहा है। आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका है। तो बिहार के कई शहर जहां पर आग का कहर देखने को मिला। आग लगी की घटना में सैकड़ों घर जलकर राख हो गए, लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई। आग लगने से कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। गर्मी बढ़ने के साथ ही अगलगी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। आए दिन आग का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें गया जिले के बोधगया सब्जी मंडी की है, जहां भीषण आग लगने से सब्जी मंडी की कई दुकानें जलकर राख हो गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग की लपटें तेजी से उठती रही, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। दुकानें धू धू कर जल गई। आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन आग से लाखों की संपत्ति खाक हो गई। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र के बासघाट गांव में भी भीषण अगलगी में लगभग 70 घर जलकर राख हो गए। कई गाड़ियां भी जल गई।
आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की चपेट में आने से कई मवेशी भी झुलस गए। अचानक लगी आग से अफरा तफरी का माहौल रहा। अब ये तस्वीर दरभंगा की है, जहां के बहादुरपुर प्रखंड के जो 11 गांव में आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। अचानक से लगी आग पर काबू पाने की कोशिशों में लोग खुद जुटे दिखे। हवा ने लपटों को और तेज कर दिया, जिससे नुकसान ज्यादा हुआ। घर जलने से लाखों की संपत्ति खाक हो गई। नवादा की हिस्सा में भी फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना मुश्किल था। दमकल की टीम आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। जबकि जहानाबाद के टाली बाजार की ये तस्वीर भी देख लीजिए, जहां पुआल की ढेर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें गेहूं के खेत तक पहुंची, जिससे वहां लगी फसल को काफी नुकसान पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना नगर निगम में कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। सशक्त स्थायी समिति ने निगम में कार्यरत कर्मचारियों की सूची मंगाई, जिसमें भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। दैनिक कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या में गड़बड़ी की बात सामने आई है। कई अंचलों की स्थापना सूची में कर्मचारियों की संख्या को नहीं दिखाया गया है। सशक्त स्थायी समिति के सदस्य आशीष सिन्हा से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। चूंकि बजट का चल रहा था, मार्च का समय था, हम लोगों ने कहा था कि भाई पुनः आप इसको लाइए स्थापना सूची को। द्वितीय बैठक जो विशेष हुई उसमें भी नहीं आया। आज दूसरी सशक्त स्थायी समिति की दूसरी साधारण बैठक थी, इसमें भी नहीं आ पाया, और जो आया वो त्रुटिपूर्ण था। और नूतन राजधानी अंचल की बात करें तो वहाँ आउटसोर्स कर्मी निगम प्रशासन के द्वारा जो सूची उपलब्ध कराएगी उसके अनुसार वहां आउटसोर्स कर्मी एक भी नहीं है। पटना नगर निगम में कर्मचारियों के घोटाले की बात सामने आ रही है और एक बड़े घोटाले का मामला सामने आ रहा है। सशक्त स्थायी समिति के द्वारा पटना नगर निगम के तमाम अंचलों से स्थापना सूची मांगी गई थी और उस सूची में स्थायी, दैनिक और आउटसोर्स के जितने कर्मचारी हैं उसकी सूची मांगी गई थी। लेकिन जो सूची मिली है उन सूची में कर्मचारियों की जो संख्या बताई गई है उन संख्या में कहीं ना कहीं पूरी तरह से सत्यता नहीं है। और सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इस मामले को बड़ी ही प्रमुखता से उठाया गया था। नगर आयुक्त की माने तो उनके द्वारा जो स्थापना सूची मंगवाई गई तमाम अंचलों से वो सूची सही है, लेकिन सशक्त स्थायी समिति ने उस सूची पर आपत्ति जताई है और कहीं ना कहीं जो पटना नगर निगम में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी संख्या जो है वो पूरी तरह से गलत बताई जा रही है और एक घोटाले की स्थिति सामने आ रही है। वो कर्मचारी जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं पैसे का भुगतान किया जा रहा है। और खुद कुछ दिन पहले नगर आयुक्त ने इस मामले को लेकर जगह जगह छापेमारी की थी अंचलों में, तो कई कैसे कर्मचारी थे जो कि अनुपस्थित पाए गए थे और उस मद में उनके पैसे का भुगतान हो रहा था और करीब हर महीने 60 लाख के घोटाले की बात सामने आई थी, ये नगर आयुक्त ने भी कहा था। और कहें तो सशक्त स्थायी समिति के इस आरोप के बाद एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी में कार्यपालक अधिकारी के साथ साथ वार्ड पार्षद भी रहेंगे और ये तमाम लोग उस कमी को खोजेंगे जो सशक्त स्थायी समिति के द्वारा जो मांग की गई है कि स्थापना सूची दी जाए और जो कर्मचारियों की सही संख्या है कहीं ना कहीं उस संख्या को सामने लाया जाए। और कमेटी ये रिपोर्ट देगी कि किनके द्वारा ये गड़बड़ी की जा रही है और आगे के समय में जरूर ऐसे कार्यपालक अधिकारी या तमाम अंचलों के अधिकारी इसमें फंसेंगे जो कि गलत सूची को नगर निगम को भेज रहे हैं और बाकायदे जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके नाम पर पैसे की उगाही जरूर की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।